नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम एमसीयू के सबसे पावरफुल गॉड्स के बारे में जानेंगे। तो अब से कुछ समय पहले हमें थॉर लव एंड थंडर का सबसे पहला ट्रेलर देखने मिला, जिससे हमें फाइनली ये पता चला कि इस मूवी में हमें एमसीयू के नए गॉड्स और माइथोलॉजिकल डेटीज पहली बार देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एमसीयू अब अपनी शुरुआत साइफाई फोकस थीम से हटकर एक माइथोलॉजिकल और सुपरनेचुरल डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें थॉर लव एंड थंडर, मून नाइट और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे सभी प्रोजेक्ट्स इसमें मेजर पार्ट्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट्स का फोकस एमसीयू को एक्सपांड करना है। पर इस सब के बीच बात ये आती है कि एमसीयू में आखिर गॉड्स किसे कहा जाता है और एमसीयू में असल में कितने और किस टाइप के गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू इसे समझ लेते हैं। एसगार्डियन गॉड्स। थॉर की पहली मूवी से ही एमसीयू में गॉड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां इस मूवी में थॉर, लोकी, ओडिन जैसे मेजर कैरेक्टर्स और एसगार्ड और एसगार्डियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन शुरुआत में मार्वल ने एसगार्डियंस को किसी एडवांस एलियन रेस की तरह दिखाने की कोशिश की। थॉर की पहली दोनों मूवीज में एसगार्ड और एसगार्डियंस को साइंस की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही थी। वही टाइका वाइटिटी की थॉर रैग्नारोक के साथ ही एमसीयू में थॉर और सभी एसगार्डियंस को कंप्लीटली गॉडली बीइंग्स की तरह पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया। जैसे थॉर रैग्नारोक में हेला के एंट्री के बाद सभी एसगार्डियंस की हिस्ट्री को किसी माइथोलॉजी की तरह हमारे सामने लाया गया। और थॉर लव एंड थंडर के अभी आए नए ट्रेलर से लगता है कि इस मूवी में भी इसी अप्रोच को कंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी कई जगहों पर थॉर को एज गॉड पोर्ट्रे किया गया। नेक्स्ट है ग्रीक गॉड्स। ग्रीक गॉड्स पॉप कल्चर में दिखने वाले सबसे पॉपुलर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में से एक है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में भी काफी लंबे समय से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। अब ये एट लास्ट हमें एमसीयू के फेज 4 में देखने को मिलने वाले हैं, जहां रिसेंटली आए थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में हमें माउंट ओलंपस पर ज़्यूस और उनके पावर्स की एक छोटी सी झलक देखने मिली। अब जिन्हें नहीं पता, ज़्यूस ग्रीक गॉड ऑफ स्काई है, जो कि ग्रीक गॉड्स का लीडर है और इसके पास भी थॉर की जैसे ही थंडर को कंट्रोल करने की पावर्स है, जिस वजह से हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में हमें ज़्यूस और थॉर दोनों एक साथ मिलकर गॉड द गॉड बुचर को मारने का काम करे। ऑल्सो इस नए ट्रेलर में हमें माउंट ओलंपस भी देखने मिला, तो पॉसिबली इस मूवी में बाकी सभी मेजर ग्रीक गॉड्स भी हो, जैसे कि अथीना, हरक्यूलिस, एरिस और ऐसे बहुत से अलग गॉड्स जो ग्रीक माइथोलॉजी को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं वकांडन गॉड्स। अब एमसीयू में वकांडा के पास वैसे तो कोई खुद के गॉड्स या गॉडेसेस नहीं है, लेकिन इनके पास पैंथर गॉडेस बास्ट है, जो एमसीयू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग शायद से एक इजिप्शियन गॉड है, जिसे मैंने इन दोनों ही वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है। अब बास्ट एक पैंथर गॉडेस है, जो असल में ब्लैक पैंथर की पावर्स के पीछे की असली सोर्स है। बास्ट हार्डशिप हब के थ्रू वाकांडा के चैंपियन यानी कि ब्लैक पैंथर को अपनी पावर्स ग्रांट करती है, जिसके लिए वाकांडा के अलग अलग ग्रुप के लीडर्स एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब एमसीयू में अभी तक बास्ट का ओनली अपीयरेंस ब्लैक पैंथर मूवी में हुआ था, एंड वो भी ऐसा प्रॉपर नहीं, एक फ्लैशबैक काइंड ऑफ वे में, जिस वजह से हमें पास्ट या दूसरे किसी वाकांडन गॉड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन थॉर लव एंड थंडर के इस नए ट्रेलर के बाद अब लग रहा है इस मूवी में हमें बास्ट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सीन में ये जो औरत वेलकरी और जेन फॉस्टर के नीचे बैठी है, वो देखने से पैंथर गॉडेस बास्ट लग रही है, लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये असल में कौन है। अब एमसीयू में वैसे तो अभी तक इस बात को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, पर मार्वल के कॉमिक्स में बास्ट असल में मून गॉड खोंशू की बहन और इजिप्शियन गॉड्स के एनेट का हिस्सा है। अब डिज्नी प्लस की मून नाइट के साथ ही एमसीयू में इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड्स और डेटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां ये पूरी सीरीज हेवीली इजिप्शियन माइथोलॉजी और इजिप्शियन डेटीज से इंस्पिरेशन लेती है। मून नाइट इजिप्शियन मून गॉड खोंशू का अवतार है, जिसने मून नाइट को उसके लाइफ के बदले में अपनी पावर्स दी है और जिससे खोंशू मून नाइट के थ्रू अर्थ पर आ सकता है। खोंशू के अलावा मून नाइट सीरीज में हमें इजिप्शियन गॉड्स का पूरा एक एनेट देखने को मिलता है, जिसे शो में काउंसिल ऑफ गॉड्स भी बोला गया है। अब मून नाइट की इस सीरीज में हमें एनुबिस, ऑटम, बास्ट, गैब, हैथोर, होरस, आइसिस, खोंशू, ओसिरिस, सेक्मेट,
शू और टॉयलेट का मेंशन या डायरेक्ट रेफरेंस देखने को जरूर मिला है, लेकिन असल में इनमें से हमें बस खोंशू, एमिट और टॉयलेट ये तीन ही गॉड्स देखने को मिले हैं। वैसे अभी तक आप एमसीयू के माइथोलॉजिकल गॉड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे, लेकिन हमारे इंडियन गॉड जैसे श्री कृष्णा के बारे में डिटेल में एज अ ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो कुको एफएम पर। ये एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऐसे ढेर सारी ऑडियो बुक्स और बायोग्राफी सुनने को मिलेगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर होती है, लेकिन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड सुनो50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए साल भर की कॉस्ट 199 हो जाएगी, जो हमारे मंथली रिचार्ज से भी काफी ज्यादा कम है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक ही वैलिड है, तो इसे जल्द से जल्द चेकआउट कर लेना। ऊपर से ये पूरे साल के लिए है, तो सोचो आप इससे क्या कुछ नया सीख सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब नेक्स्ट है डोरमामू। डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है, जो कि एक इंटर डायमेंशनल बीइंग है जो समय के शुरुआत से ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता आ रहा है। डोरमामू मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है और इसका मकसद सारे यूनिवर्स को अपने डार्क डायमेंशन में निगलना है। वैसे तो डार्क डायमेंशन में डोरमामू के पास इनफाइनाइट पावर है, जो कि इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बनाती है, पर अगर इसे इसके डार्क डायमेंशन से बाहर निकाला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, जिससे बचने के लिए ये अर्थ पर डार्क मैजिक परफॉर्म करने वाले अपने फॉलोअर्स लाइक काइसिलेस को अपनी पावर्स का कुछ हिस्सा ग्रांट करता है, जिससे ये उनकी मदद से अर्थ पर आ सके। पर डोरमामू ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आयफ आगोमोटो के सहारे टाइम लूप में कैद कर देते हैं, और जिससे बाहर निकलने के लिए डोरमामू अर्थ को डार्क डायमेंशन में निकलने के अपने प्लान को छोड़कर लौट जाता है। नेक्स्ट है द लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो डोरमामू की ही तरह यूनिवर्स के पहले से ही एग्जिस्ट करती आ रही है और जिसका मेन फंक्शन पूरे मल्टीवर्स को इम्बैलेंस होने से बचाना है। इसके अलावा लिविंग ट्राइब्यूनल का एक और मेन फंक्शन है, जो कि किसी भी यूनिवर्स को अफेक्ट करने वाले बड़े इवेंट्स में जजमेंट पास करना है। जहां मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट वर्जन्स मौजूद होते हैं, वही लिविंग ट्राइब्यूनल सारे यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करने वाला एक मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग है। अब एमसीयू में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट में देखने मिला था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की कमरताज में ट्रेनिंग के दौरान मोर्डो उसे स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल दिखाता है, जो कि मोर्डो के पर्सनल मैजिकल इक्विपमेंट में से एक होता है। फिर हमें लोकी के सीरीज में भी लिविंग ट्राइब्यूनल का एक छोटा सा रेफरेंस देखने मिला था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमें लिविंग ट्राइब्यूनल कुछ फ्रेम्स के लिए देखने मिला, और जिसके बाद अब जाकर कहीं ऑफिशियली थॉर लव एंड थंडर में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल देखने को मिलेगा, जो कि पॉसिबली आगे जाकर किसी बड़े रोल में भी दिखेगा, क्योंकि अब गॉड द गॉड बुचर आ चुका है, तो मे भी उसे रिलेट करके ये लोग यहाँ पर कुछ दिखा दे। नेक्स्ट है इन्फिनिटी स्टोन्स क्रिएटर। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में जब द कलेक्टर गार्डियंस को इन्फिनिटी स्टोन्स के क्रिएशन के बारे में बताता है, तब हमें पता चलता है कि जब बिग बैंग हुआ था तब 4 एंटिटीज ने साथ मिलकर इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रिएट किया था, जिन्हें पहले ही मूवी में दिखाया भी जाता है। जब पीटर क्विल ऑर्ब को चुराने जाता है तब वहाँ के फ्लोर और आसपास उन 4 एंटिटीज के कार्विंग्स होते हैं, जिनमें डेथ, इन्फिनिटी, एंट्रोपी और इटर्निटी शामिल होते हैं। अब हमें पता है कि एमसीयू के पिछले तीनों ही फेजेस में इन्फिनिटी स्टोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इन तीनों ही फेजेस का मेन स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हासिल करना था। तो आप समझ ही सकते हैं कि इन्हें क्रिएट करने वाली एंटिटीज कितनी पावरफुल और गॉडली होंगी। एंड भले ही एमसीयू में इन एंटिटीज और इनके इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रिएट करने की कहानी बता दी गई हो, पर इन्हें असल में हमने ओरिजिनल फॉर्म में आज तक कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स बनाने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिस वजह से इन्हें दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मार्वल इन्हें भूला नहीं है। वो ऐसे बीइंग्स जिन्हें विजुअली बनाना मुश्किल होता है, वो उन्हें कार्विंग्स या स्टैचूज के फॉर्म में दिखाता है, सेम वैसे ही जैसे उन्होंने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में दिखाया है। जब जेन लाइटनिंग को समन करती है तब उस सीन में हमें इयॉन, इन्फिनिटी और लेडी डेथ दिखाई जाती है, जो ये कंफर्म करता है कि एमसीयू में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जो आखिरी गॉड्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं या हमने देखे हैं, वो है सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स एमसीयू में एग्जिस्ट करने वाली सबसे पुरानी रेस है।
एमसीयू में ऐसा दिखाया गया है कि सेलेस्टियल्स ही बिग बैंग के पीछे का असली कारण थे और उनके वजह से ही बिग बैंग हुआ था। इसके अलावा सेलेस्टियल्स इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं, एज वो यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर वो अपने रेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म पर और उनके प्लेनेट पर फीड करते हैं, जिस वजह से ये उनके डिस्ट्रॉयर भी हैं। अब सेलेस्टियल्स और एमसीयू के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वाइब्रेनियम के बीच का कनेक्शन जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें या कोई रैंडम वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।